एक और क्लास जहां पे बातें होंगी बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक। जी हाँ स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा क्योंकि ये वही पार्ट्स हैं जहां से आपके वनडे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट इसी पार्ट को आप मिस करते हैं और कहीं ना कहीं यही आपके लिए एक वीक पॉइंट बन जाता है आपके वनडे एग्जाम्स को क्रैक ना कर पाने की। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा नाउन केस के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड एवरीवन प्लीज वीडियो को बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा क्योंकि बिल्कुल शून्य से लेकर के टॉप लेवल एडवांस लेवल तक के टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर किया हुआ है। सो नाउन केस, सबसे पहले हम आइए जानते हैं नाउन केस होता क्या है। और यस स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं नाउन का ये तीसरा पार्ट है, यानी कि नाउन का नाउन काइंड्स एज वेल एज नाउन जेंडर, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर आपने वो मिस कर दिया हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा। ग्रामर फॉर एवरीवन का आपको फोल्डर मिलेगा, वहां से आप उन सारी वीडियोस को देख पाएंगे जो कि मैं अब तक ग्रामर के अपलोड कर चुका हूं। सो नाउन केस, पहले जानते हैं वास्तव में नाउन केस है क्या। सो बेसिकली यहां पे मैं प्रोनाउन को भी साथ में लेकर के चलूंगा जिससे कि आपका ये टॉपिक भी कवर होता चले, क्योंकि लगभग सिमिलर है। सो नाउन हो या फिर प्रोनाउन, नाउन केस और प्रोनाउन केस शोज फंक्शन ऑफ नाउन इन एनी सेंटेंस। तो वास्तव में नाउन केस हमें ये बताता है कि किसी नाउन का किसी वाक्य में फंक्शन क्या है। एंड ऑल्सो शोज रिलेशन ऑफ नाउन विद वर्ब और एनी अदर नाउन। साथ ही साथ नाउन केस का एक काम और होता है कि वो वर्ब के साथ अपना रिलेशन भी बताता है या फिर किसी दूसरे नाउन के साथ उसका क्या रिलेशन है वो भी शो करने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ नाउन, अगर नाउन के फंक्शन और रिलेशन के बेसिस पे से डिवाइड करें, देन इट हैज बीन कैटेगराइज्ड इन 4 काइंड्स। इसे 4 भागों में बांटा गया है। ये बिल्कुल सॉरी, आज थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम कोल्ड हो रखा है, तो थोड़ा सा प्लीज मैनेज करिएगा। आई विल ट्राई कि डिस्टर्बेंस ज्यादा ना हो। सो अगर इसके फंक्शन काम के हिसाब से और इसका जो रिलेशन होता है नाउन, उसके बेसिस पे इसे स्टूडेंट्स 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली कुछ कॉमन बुक्स में आपको 3 काइंड्स ही मिलेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक्चुअली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन केस, जिसमें कि पहला नाम है नाउन केस का नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। आगे हम एक एक करके इनकी थोड़ी सी स्टडी करेंगे, फिर अपने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको ऑलवेज अपने दिमाग में रखना है। द सेकंड इज ऑब्जेक्टिव केस, द थर्ड इज पॉजेसिव केस एंड द लास्ट वन इज वोकेटिव केस। तो ये 4 कैटेगरी है नाउन केस की, इसको प्लीज अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। और आइए सबसे पहले इस प्रोनाउन चार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि ये आना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए। अगर बेसिकली बात की जाए प्रोनाउन की, या इसके बाद जब मैं प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ऑलरेडी एक बार मैं प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा चुका हूं, आप चाहे तो उसको देख लीजिए या फिर इसी सीरीज को फॉलो करिए। इसके बाद अब मैं प्रोनाउन ही स्टार्ट करूंगा, नाउन नंबर और नाउन नंबर के बाद प्रोनाउन। सो बेसिकली जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन में एक प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया, आपको ये याद रखना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपने हिंदी में पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। समहाउ दिस इज सिमिलर टू दैट। इसके बाद देखिए आपको ये याद करना है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। उसमें आता है आई एंड वी, जहां पे आई को एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, बट कुछ कंडीशंस है जहां पे आई के साथ प्लूरल वर्ब का भी हम यूज करते हैं। मैंने टेंस के टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाया था, बट परेशान मत हुई, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आगे धीरे धीरे मैं डिस्कस करता रहूंगा, बस आप लगातार बने रहिए। प्लूरल प्रोनाउन हम कहते हैं वी को, तो सिंगुलर आई होगा और वी प्लूरल प्रोनाउन होगा फर्स्ट पर्सन के अंडर में। देन आफ्टर अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूं तो आपको याद करके रखना है कि यू सेकंड पर्सन में आएगा और ये एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल दोनों ट्रीट किया जाता है। कैसे, आगे हम डिस्कस करेंगे। वहीं थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ये तीनों जो प्रोनाउन है, इन तीनों को सिंगुलर माना जाता है और दे को प्लूरल माना जाता है। यानी कि ये 4 प्रोनाउन यहाँ पे थर्ड पर्सन के अंडर में आएंगे, ये आपको रट करके रखना है। साथ ही साथ ये सारे के सारे प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस के अंडर में आते हैं, ये पॉइंट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर जो टेबल बना हुआ इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर, सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्टिव केस, यानी कि ये सारे प्रोनाउन
आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। इस पे क्या इंपॉर्टेंस इसका आगे हम डिस्कस करेंगे। वहीं अगर मैं आगे बात करूं आपको कैसे याद करना होगा, आई, मी, माई, माइंड, माई सेल्फ, इसी प्रकार से आपको सभी को याद करना पड़ेगा। जहां पे मी ऑब्जेक्टिव केस है, माई पोसेसिव एडजेक्टिव है। यहां पे जरा विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, कई सारे बच्चों को शुरुआत में ये लगा करता है कि वास्तव में माई एक प्रोनाउन है, बट नहीं, माई एक प्रोनाउन नहीं है। माई एक प्रोनाउन क्यों नहीं है? क्योंकि माई के बाद ऑलवेज एक नाउन आएगा, जिस वजह से ये एक एडजेक्टिव के अंडर में आएगा। और कौन सा एडजेक्टिव होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके एवरीवन। वही पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो जो माई के बाद जो माइन आता है ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और माई पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहीं अगर यहां पे इसे हम बोले माई सेल्फ तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर इसे इम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। जब मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं वहां इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। वैसे ही सारी काइंड्स आपको याद करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी का होगा अस, आवर, आवर्स एंड आवर सेल्व्स। यहां पे नोटिस करना, चूंकि ये प्लूरल है तो इस वजह से एंड में यहां पे VES लगा हुआ है, आप SELF नहीं लगाएंगे। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। वही अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूं तो यू एंड यू, यानी यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में यू ही होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये योर बनता है, प्रोनाउन में ये पॉजेसिव योर्स बनता है। और यहां पे ये योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स दोनों लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि यू का इस्तेमाल कई जगह पे हम एज अ सिंगुलर भी करते हैं और कई जगह पे एज अ प्लूरल करते हैं। तो जब इसका इस्तेमाल एज अ सिंगुलर होगा तब आप योर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, जब एज अ प्लूरल होगा तो आप योर सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके एवरीवन। ऐसे थर्ड पर्सन में ही बेसिकली मेल पर्सन के लिए यूज किया जाता है। मुझे उम्मीद है बहुत छोटी सी बात है, आपको मालूम होगी। उसी प्रकार शी नॉन लड़कियों के लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए यूज करते हैं। और इट का यूज नॉन लिविंग या कई बार एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है। सो ही, हिम, हिज, ये देखिए दोनों यहां पे सेम है, एंड हिमसेल्फ। वैसे ही शी का हर, हर्स एंड हरसेल्फ। इट का इट दोनों देखिए सेम होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव में इट्स होगा, प्रोनाउन यहां पे यूज नहीं होगा, एंड इटसेल्फ। वैसे ही दे, देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स। इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला काम आपको यह करना है कि इसको आपको याद करके रखना है, अगर याद नहीं है तो। अब चलिए बात करते हैं यहां पे। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनेटिव केस के बारे में। पहले तीनों के बारे में, चारों के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर कई सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को हम डिस्कस करेंगे जहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। So always keep this in your mind that when a noun or pronoun function as subject of verb, जब कभी भी कोई नाउन किसी वाक्य के सब्जेक्ट की जगह पर हो, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो, तब वो जो नाउन है या वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। ऑलवेज ये बात आपने दिमाग में रखिएगा। यानी कोई अगर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है तो उसका सब्जेक्टिव नाउन या फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज होगा। चलिए आप एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सो अजय हैज विजिटेड अमेरिका। तो इसको ध्यान से देखिए। सो अजय देखिए यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे है। अगर कोई पूछ ले कि आपसे कि अजय का यहां पे केस क्या है, तब आप यहां बताएंगे कि अजय सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस में है। ओके एवरीवन, काफी इजी सा क्वेश्चन था। वही अमेरिका की बात करेंगे, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अमेरिका भी एक नाउन है, बट ये सब्जेक्टिव केस में नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है। अगर नाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस। अब जरा हम यहां पे एग्जांपल नंबर 2 पढ़ते हैं। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। अब यहां पे दे देखिए, दे किसकी जगह पे है? सब्जेक्ट की जगह पे है। तो यहां पे दे का जो प्रोनाउन है, जो दे का जो केस है, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस। अब यहां पे आपको विशेष तौर पे ध्यान क्या देना है? अब चूंकि ये दे सब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा है, तो थर्ड जरा एग्जांपल पढ़िए, मैंने लिखा हुआ है देम हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो क्या यहां पे हम दे के बजाय देम लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जगह सब्जेक्ट की है। अब अगर ये सब्जेक्ट की जगह है तो यहां पे प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस का ही आना चाहिए। और मैंने आपको पीछे चार्ट में दिखाया, देखिए दे सब्जेक्टिव केस होता है और देम ऑब्जेक्टिव केस होता है। यानी कि इस स्लाइड में यहां पे जो मैंने देम यूज किया ये बिल्कुल गलत यूज किया है।
देम ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी कि जब इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर ले जाएंगे, यूज करने की आवश्यकता पड़ेगी, तब वो देम हो जाएगा। परंतु ये जो देम शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह लग गया, ये मिस्टेक है, यहां पे देम नहीं दे होना चाहिए। सिमिलरली क्या कभी हम ऐसा पढ़ते हैं क्या, हिम इज गोइंग टू मार्केट? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे आप ये जो जगह देख रहे हैं हिम, ये वर्ब के पहले की जगह है, वर्ब के पहले ये जो जगह है वो सब्जेक्ट की होती है, और सब्जेक्ट की जगह में ऑलवेज हम सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही लगाते हैं। और हिम की बात करें तो आपने पीछे चार्ट में देखा होगा कि हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, और हिम एक ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि यहां पे गलती क्या है, यहां पे हिम का इस्तेमाल ना होकर के हमें ही का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये यूजेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंस होता है हमें नाउन केस पढ़ने का या फिर प्रोनाउन के केसेस के बारे में। अब देखिए इसी का अगला पॉइंट जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया इन शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है? जब कोई नाउन या प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरीके फंक्शन करता है, काम करता है, तब वहां पे वो ऑब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। जैसे कि यहां पे देखिए, आई हैव कॉल्ड रमेश। तो बेसिकली अगर मैं आई की बात करूं और कोई आपसे पूछे या आपको जानना हो कि आई का यहां पे केस क्या है, आई सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, तो यहां पे आई सब्जेक्टिव केस में है, और इसी वजह से आई का इस्तेमाल किया गया है। यहां पे कभी भी आप माई का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं या फिर मी का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस की सिचुएशन है। वहीं अगर नाउन की बात करूं, रमेश, देखिए रमेश यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, तो कोई अगर आपसे पूछे कि यहां पे जो ये नाउन रमेश है ये कौन से केस में है, देन यू विल से दिस इज इन ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों ऑब्जेक्टिव केस में? बिकॉज इट इज देयर इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे ये जो नाउन आया हुआ है ये नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे है। अब जरा ये एग्जांपल पढ़ते हैं, देखिए राम इज हेल्पिंग आई। तो यहां पे तो देखिए आई मतलब मैं होता है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं राम इज हेल्पिंग आई, तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो शायद अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल गलत समझ में आ रहा है, ये नहीं सही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे जो ये आई यूज किया गया है प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट की जगह है, और अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह है तो सीधी सी बात आपको ये अपने दिमाग में फीड करनी है, यहां पे आई का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही यूज होना है। पीछे अगर आप स्लाइड में देखना चाहें तो देख सकते हैं आई सब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि जब ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा तब तो आई होगा, परंतु अगर यही आई को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं तब स्टूडेंट्स ये बन जाता है मी। यानी कि हमने यहां पे गलती क्या की हुई है कि आई का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, इंस्टेड वी आर सपोज टू यूज मी इन प्लेस ऑफ आई। आई की जगह पे हमें मी को यूज करना है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा ये सेंटेंस पढ़ते हैं। सो यू आर गिविंग ही अ बुक। तुम उसको एक किताब दे रहे हो, क्या ये वाक्य सही है? तो देखिए यहां पे फिर से हम देखेंगे, यू तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों यू ही होता है। लेकिन अगर हम ही की बात करें तो देखिए ही जिस जगह पर आया हुआ है ये जगह ऑब्जेक्ट की है स्टूडेंट्स, और जब ऑब्जेक्ट की है तो यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही होना चाहिए। अब जरा स्लाइड में आप देखिए कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होता है, तो आप यहां पाएंगे कि ही तो सब्जेक्टिव केस है, परंतु ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, और हमने यहां पे यही मिस्टेक किया है कि ही ऑब्जेक्ट की जगह पे है, परंतु ही तो सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहां पे ही का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ही के ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस स्टूडेंट्स है हिम। तो यानी कि यहां पे हमने गलती क्या की है, यू आर गिविंग हिम होना चाहिए, ना कि यू आर गिविंग ही। आई होप, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां पे हमने क्या गलती की है और किन चीजों पे हमें ध्यान देना है। अब जरा ये सेंटेंस पढ़ते हैं, शी हैज गिवन यू अ प्रोजेक्ट। क्या ये वाक्य सही है? देन डेफिनेटली ये सही है, क्योंकि देखिए हमने यहां पे शी का यूज किया है, और शी यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे है, और शी का सब्जेक्टिव केस शी ही होता है। ओके एवरीवन। वही अगर मैं अभी यू की बात करूं तो यू प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा हुआ है, और ये ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन यू होता है वो यू ही होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, इसको बदला नहीं जाता है। तो यानी कि ये सेंटेंस आपका कंप्लीटली सही है। आई होप ऑब्जेक्टिव केस का कुछ बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा।
अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट वो है स्टूडेंट्स जहां से आपके वनडे एग्जाम्स में या फिर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियोस वाकई आपको यूजफुल लग रही है या फिर आप अपने ग्रामर को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल से बने रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए, और मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग कमेंट भी किया करिए कि आपको वाकई वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि जब आपका फीडबैक मेरे पास पहुंचता है तो मुझे लगता है यस वाकई में सही डायरेक्शन में जा रहा हूं और मेरा जो ये एफर्ट है आप लोगों के लिए यूजफुल है। और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये शेयर भी करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे मुझे लगेगा यस वाकई में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड आई विल ट्राई कि मैं और अच्छे कंटेंट्स आप लोगों के लिए मैं लेकर के रेगुलर आता रहूं। सुना व्हेन अ नाउन, पहले हाँ बात करते हैं पोसेसिव केस की। तो देखिए पहले मैं यहां पे आपको बता दूं पोसेसिव का मतलब क्या होता है। बेसिकली पोसेसिव बना हुआ है पोसेशन से, और पोसेशन का मतलब होता है अधिकार जताना। जब कभी भी कोई भी चीज पे आपका अधिकार की बात होती है तो वहां पे आप वर्ड यूज करते हैं पोसेस, यानी पोसेसिव उसी से बना हुआ है। तो यानी कि जब हम पोसेसिव केस की बात करेंगे तो यहां पे हम कहीं ना कहीं अधिकार की बात करेंगे। किस प्रकार के अधिकार? एक नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे अपना अधिकार दिखा रहा होगा, अपना रिलेशन बता रहा होगा। तो ऐसी कोई जगह जहां पे अधिकार की बात हो रही हो, रिलेशन शो करने की बात हो रही हो, तो वहां पे केस कहलाएगा पोसेसिव। जरा डिटेल में देखते हैं। व्हेन अ नाउन और एन एडजेक्टिव और अ प्रोनाउन, देखिए मैंने तीन चीजें लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि कोई एक नाउन भी किसी नाउन पे अधिकार दिखा सकता है, कोई एक एडजेक्टिव भी पोसेसिव एडजेक्टिव यानी पोसेसिव केस में हो सकता है, जैसा कि आपने चार्ट में देखा था पोसेसिव एडजेक्टिव। साथ ही साथ कोई प्रोनाउन है वो भी पोसेसिव केस में होता है, जैसा कि आपने चार्ट में देखा था पोसेसिव प्रोनाउन भी था। ओके एवरीवन, तो ये तीनों अगर कहीं पे क्या कर रहे हैं, अपना रिलेशन बता रहे हैं या अपना अधिकार जता रहे हैं किसी दूसरे नाउन के साथ, देन तब वो नाउन या वो एडजेक्टिव या फिर वो प्रोनाउन जो अधिकार दिखा रहा है या फिर जो रिलेशन बता रहा है वो कहलाएगा पोसेसिव केस में है। आई होप ये बात आपको समझ में थोड़ी बहुत आ गई होगी। कुछ एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर होगा। जरा यहां पहला एग्जांपल पढ़ते हैं। दिस इज रोहन्स कार। जरा देखिए यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, ये कार किसकी है? रोहन की है, यानी रोहन अपना अधिकार दिखा रहा है कार पे। तो आप यहां पे समझ पा रहे होंगे। और इस अधिकार को दिखाने के लिए हम दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे एपोस्ट्रोफी लगी, कॉमा लग गया है। सो यहां पे अधिकार दिखाने के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम एपोस्ट्रोफी एस का स्टूडेंट्स यूज करते हैं जिसे हम बोलेंगे रोहन्स कार, या फिर हम ऑफ का इस्तेमाल भी करते हैं। ये दोनों सेंस देते हैं का, के या फिर की का हिंदी में, जैसे कि यहां पे आप पाएंगे रोहन की कार, और इसी को हम ऑफ का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। कैसे? दिस इज द कार ऑफ रोहन। इस पर भी मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये पहला एग्जांपल है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं। यहां पे हमने जो एपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, या फिर हम यहां पे ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल ये जताने के लिए कि वो रोहन की कार है। यानी कि एक प्रॉपर सेंटेंस की मैं बात करूं, मीनिंग की बात करूं, तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस है या ये जो ऑफ का इस्तेमाल अभी मैंने आपको बताया, ये सेंस हिंदी में देते हैं का, के या की का। ओके एवरीवन, तो ये रोहन की कार है, तो यहां पे रोहन अपना अधिकार दिखा रहा है। तो कोई पूछे रोहन्स कार किस केस में है, देन यू विल से दिस इज इन पोसेसिव केस, ये पोसेसिव केस में है। अब जरा अगला एग्जांपल देखते हैं। यू हैव टेकन मानस बुक। तो तुमने किसकी बुक ली है? मानस की बुक है, यानी कि जिसकी बुक ली है वो किसकी बुक है? वो मानस की बुक है, और इसी वजह से तुमने क्या किया, इस बुक को लिया हुआ है। तो आप यहां पे देखेंगे मैंने फिर से क्या यूज किया है, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है का, के, की का सेंस लाने के लिए, और वो अधिकार वो रिलेशन बताने के लिए। ये बुक तो है बट किसकी है? मानस की है, मानस का अधिकार इस किताब पे है। तो ये कहलाएगा पोसेसिव केस में, क्योंकि यहां पे अधिकार की बात हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है। अभी तक यहां मैं देख रहा हूं कि मैंने जो इस्तेमाल किया हुआ है, एक नाउन दूसरे नाउन पर अपना पोजीशन शो कर रहा है, एक नाउन दूसरे नाउन पर अपना अधिकार शो कर रहा है। अब जरा यहां पे देखिए लेडीज रूम। अब जरा एक अंतर मैं आप लोग को अभी से बताना चाहूंगा, जरा यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे
कि जब मैं रोहन्स कार बोल रहा था तो इस सिचुएशन में मैंने क्या किया हुआ है, यहां पे मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, यानी कि नाम के बाद मैंने क्या किया है, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। परंतु जब मैं यहां पे लेडीज के कमरे की बात मैंने किया तो मैंने लेडीज के बाद मैंने केवल कॉमा लगाया है, सॉरी मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया है, मैंने एस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, इन्हीं सारी बातों पे अभी अब आगे डिस्कस करेंगे। सो लेडीज रूम इज ऑन द सेकंड फ्लोर, तो यहां पे किसका कमरा, लेडीजों का कमरा, तो का के की का देखिए मीनिंग आ रहा है, तो ये पूरा जो है ये सब्जेक्टिव केस में है। अब जरा अगला एक अच्छा एग्जांपल पढ़ते हैं। कभी आपने कुछ ऐसा एग्जांपल पढ़ा है जहां पे आपने देखा और लिखा है आई हैव टेकन ही बुक, मैंने उसकी बुक ली है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, पर देखिए मैंने यहां पे ही का इस्तेमाल किया है, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि ये बिल्कुल गलत है। क्यों ये गलत है, क्योंकि यहां पे ही एक सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल हम यहां पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ही जिस जगह पे लगा हुआ है ये वास्तव में ऑब्जेक्ट की जगह पहली बात है, तो अगर आना भी चाहिए था तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, जो कि क्या होता है हिम, तो इस हिसाब से भी गलत है। लेकिन जब मैं वाक्य पढ़ रहा हूं तो वाक्य के पढ़ने में आपको यह लग रहा होगा कि मैंने किसकी बुक ली, मैंने उसकी बुक ली। और जब मैं ये बोल रहा हूं उसकी बुक, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पोजेशन की बात कर रहा हूं, मैं अधिकार की बात कर रहा हूं। और पीछे मैंने आपको प्रोनाउन चार्ट में भी दिखाया था कि ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, ही, हिम, हिज। सो हिज इज पॉजेसिव केस, यहां पे हिज जो है वो पॉजेसिव केस होता है, यानी कि यहां पे हम ही का यूज ना करके यहां पे वास्तव में जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे दैट विल बी हिज बुक। उसका रीजन भी ये है क्योंकि यहां पे आपको एक बुक, एक नाउन मिल जा रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव केस यहां पे होता तो ऑब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद आपको एग्जैक्टली नाउन यहां पे ना मिलता। So correct sentence will be here, I have taken his book. Okay everyone. Example number 5, flowers, यहाँ पे flowers ज्यादा बेटर होगा। Flowers of spring bloomed in my garden, तो आपने यहाँ पे देखा कि possession शो करने के लिए इस बारी मैंने apostrophe s का इस्तेमाल ना करके मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है flowers of spring, spring के flowers यानी बसंत मौसम के जो फूल होते हैं वो मेरे गार्डन में खिल चुके हैं। तो यहाँ पे ऑफ लगाने का भी एक रीजन है। ये सारे पॉइंट्स अब मैं आगे के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वहां पे डिस्कस करूंगा। आई होप एवरीवन आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो यहां से जो बातें मैं करूंगा प्लीज इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये वो पार्ट है जो आपको एक एडवांस लेवल की ओर ले जाएगा और वाकई में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा इस टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स जानने के बाद। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट जो हमें ध्यान देना है, यहां पे अगर मैं बात करूं माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, यहां पे ये स्पेलिंग देयर है, THEIR होगा, ओके। देयर आर यूज्ड बिफोर नाउन, इन सब का इस्तेमाल ऑलवेज एंड ऑलवेज नाउन के पहले होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारे वर्ड्स यानी कि ये सारे एक्चुअल में एडजेक्टिव है, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है, और इनके बाद ऑलवेज नाउन आएगा ही आएगा, ये कभी अकेले यूज नहीं होंगे, इस बात को आप लोग दिमाग में अच्छे से रखिएगा। एंड दीज एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट नाउन, और इनका इस्तेमाल बिना नाउन के नहीं किया जा सकता है, ओके। वही अगर मैं बात करूं पॉजेसिव प्रोनाउन की, जो कि मैंने चार्ट में दिखाया था, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, यहां पे हिज मिसिंग है, हिज, देयर्स आर नेवर यूज्ड विद नाउन, इनका इस्तेमाल नाउन के साथ कभी नहीं होता है, यानी कि जो एडजेक्टिव्स हैं एडजेक्टिव्स के बाद ऑलवेज नाउन आएगा, लेकिन वही अगर मैं पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा। खैर अभी भी नहीं समझ में आया तो परेशान मत होइए, जरा यहां देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो ये एग्जाम्पल क्या लिखा है, दिस इज माइन बुक, ये बुक मेरी है। वैसे सेंटेंस का मतलब यही है, अगर हम इस सेंटेंस को इस हिसाब से लें कि कोई स्पीकर ये बात बोलना चाह रहा था और अगर उसने माइन बुक बोला है तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि माइन एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन के जस्ट बाद यहां पे कोई भी नाउन नहीं आ सकता है, ओके।
तो यहां पे जो रियल सेंटेंस होना चाहिए, करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, दैट शुड बी दिस इज माई बुक, यानी कि आप यहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। या अगर आपको प्रोनाउन यूज ही करना हो तो सेंटेंस को आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखना पड़ेगा। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। तो आपने देखा सेंस दोनों सेंटेंस में सेम है, लेकिन यहां पे यूजेस बिल्कुल बदल गए हैं। यहां पे आप लिखेंगे माई बुक, और अगर आप माइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो माइन बिल्कुल अकेले यूज होगा, इसके तुरंत बाद नाउन यूज नहीं होगा। आप देख रहे हैं माइन अकेले आया है, यहां पे हमने किसी भी प्रकार का नाउन यूज नहीं किया है। ओके, वैसे ही जरा ये सेंटेंस पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2, आई हैव टेकन योर्स कार। अभी देखिए मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है कि जो योर्स है वो एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, और जब ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि योर्स के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। सो आई हैव टेकन योर्स कार बिल्कुल गलत होगा। योर्स की बजाय यहां पे हमें लिखना चाहिए आई हैव टेकन योर कार। बिल्कुल बेसिक चीजों को भी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। अब जरा ये एग्जांपल देखिए, देयर्स वर्क इज नॉट गुड। क्या ये सेंटेंस वाकई यहां पे सही है? तो देयर्स वर्क, तो यहां पे ये जो एस लगा हुआ है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये एक प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, और यहां पे जो वर्क यूज हुआ है ध्यान रखिएगा, यहां पे ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, एज अ नाउन यूज हुआ है। तो यहां पे आप कभी भी देयर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि आप प्रोनाउन के पहले कभी भी नाउन का यहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि यहां पे जो रियल सेंटेंस होगा दैट विल बी देयर वर्क इज नॉट गुड। ऑलराइट एवरीवन, अब जरा ये एग्जांपल देखते हैं। 4th नंबर, दिस पेन इज योर। ये पेन तुम्हारा है। क्या ये सेंटेंस सही है? जी नहीं, ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है? मैंने देखिए यहां पे आपको बताया हुआ है कि वास्तव में योर क्या है? योर एक एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद ऑलवेज क्या आएगा? एक नाउन आएगा। सो दिस पेन इज योर, या तो अगर हम सेंटेंस ऐसा कर दें कि दिस इज योर पेन, क्या बोल दें हम? दिस इज योर पेन, या तो हम ऐसे बोल दें, या फिर यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। दिस पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारा है। आई होप एवरीवन ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दिस पेन इज योर नहीं बोलेंगे, क्योंकि योर के बाद ऑलवेज क्या आना चाहिए? एक नाउन आना चाहिए। तो उस सिचुएशन में सेंटेंस को आप कुछ इस तरह बोलेंगे। लेकिन अगर आप यहां पे प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तब करेक्ट सेंटेंस बनेगा दिस पेन इज योर्स। इसी प्रकार द पेन इज हर, वो जो पेन है उसका है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। लेकिन हर आपने यहां पे देखा सबसे ऊपर, हर क्या है? हर एक प्रकार का एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और जब ये एडजेक्टिव है तो यहां पे हर के बाद एक नाउन का होना जरूरी है। यानी ये सेंटेंस गलत है। या तो मैं बोलूंगी दिस इज हर पेन, जैसा कि मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था। यानी कि यहां पे जो एक्यूरेट सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा, दैट शुड बी द पेन इज हर्स, यानी कि हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे एक पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, प्लीज इसको अपने दिमाग में अच्छे से फिट रखिएगा। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर वो वन एग्जाम की आप कोई भी प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए अब सेकेंड वो रूल जो आपको याद रखना है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। रूल नंबर 2। तो ये रूल क्या कहता है? वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस। जरा इस चीज को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा। वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस इन पॉसेसिव केस। तो पॉसेसिव केस में हम किसका यूज करते हैं? सॉरी, हम पॉसेसिव केस में यूज करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का। अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिखाया था कि अधिकार के लिए या तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, या फिर आपने लास्ट वाला एग्जांपल देखा था कि फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, यानी कि हम ऑफ का भी इस्तेमाल करते हैं रिलेशन बताने के लिए, या फिर पोजीशन यानी कि अधिकार बताने के लिए एक नाउन का किसी दूसरे नाउन पे। तो दो प्रकार के हमारे तरीके हैं, बट क्या दोनों का रूल अलग अलग है, या किसी को भी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं? तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, इसीलिए दो रूल्स यहां पे दिए गए हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो आगे यहां पे क्या कहा जा रहा है? इफ द पॉसेसिव नाउन
ends with s, ध्यान रखिएगा वो नाउन जो अधिकार दिखा रहा है अगर उसका अंत, उसका एंड जो लेटर है वो s है, ये एक ऐसा रूल मैं आपको बता रहा हूं कॉमन डिस्कस करने के बाद जो लगभग हर जगह अप्लाई हो जाएगा। वी यूज ओनली एपोस्ट्रॉफी टू शो पोसेशन, याद रखिएगा कि अगर उस वर्ड के एंड में s आया हुआ है तब हम केवल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, हम आगे s नहीं जोड़ते हैं पोसेशन दिखाने के लिए। वहीं अगर वी डोंट यूज s आफ्टर एपोस्ट्रॉफी इन सच केस, इस प्रकार के केसेस में हम s का यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली हम दो प्रकार के रूल यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी s और ऑफ। लेकिन दिमाग में क्या रखना है कि अगर कोई प्लूरल, कोई बहुवचन, कोई प्लूरल नाउन आ गया, बहुवचन कोई नाउन दिया गया है और वो उसका एंड जो लेटर है वो s है, तो उस सिचुएशन में एवरीवन हम केवल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, हम एपोस्ट्रॉफी के बाद s का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी बात को आइए और अच्छे समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि अगर मुझे बोलना है रोहन की किताब, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, रोहन्स बुक। तो आपने देखा हमने यहां पे एपोस्ट्रॉफी s लगाया हुआ है क्योंकि जो रोहन का जो आखिरी वर्ड है वो n है, वो s नहीं है, तो हमने एपोस्ट्रॉफी s लगा दिया। हाँ, इस बात को हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं ऑफ का इस्तेमाल करके, हम इसे लिख सकते हैं बुक ऑफ रोहन, यानी किताब लेकिन किसकी, रोहन की। तो दोनों में आपने डिफरेंस क्या देखा, जब हम रोहन्स बुक लिखते हैं तो जो व्यक्ति रिलेशन दिखा रहा है वो नाउन पहले होगा और जिस पे दिखा रहा है वो बाद में होगा। लेकिन वही अगर मैं बात करूं ऑफ वाले फॉर्मेट की, तो जिस पे रिलेशन दिखाया जा रहा है वो पहले होता है और जो रिलेशन दिखा रहा है वो बाद में होता है, और इन दोनों के बीच में यूज होता है ऑफ। ऑलराइट एवरीवन, अब जरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही कविता का भाई, मुझे ये बोलना है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कवितास ब्रदर। ओके एवरीवन, मैंने यहां पे एपोस्ट्रॉफी s लगाया का के की के सेंस में। वही दूसरे फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ब्रदर ऑफ कविता, यानी कि कविता का भाई। ये दोनों बातें तो काफी इजी लगी होंगी आप लोगों को, लेकिन अब जरा हम लोग यहां पे आते हैं। तो अब अगर मैं बोलना चाहूं कि लड़कियों का कॉलेज, तो लड़कियों का कॉलेज मतलब लड़कियां जो कि प्लूरल है, और आपको पता जो अधिकतर जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके एंड में, उनके अंत में अधिकतर s लगा होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए मैंने गर्ल्स, लड़कियों के लिए मैंने यहां पे गर्ल्स पहले लिख लिया GIRLS। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहां पे केवल एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने एपोस्ट्रॉफी के बाद s का यूज नहीं किया है। यही रूल आपको अपने दिमाग में रखना है। यहां पे जो करेक्ट फॉर्मेशन होगा वो गर्ल्स कॉलेज होगा। ओके एवरीवन, हाँ कुछ बच्चे ये इस प्रकार की कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो लिखेंगे GIRL गर्ल एपोस्ट्रॉफी s तब फिर कॉलेज लिखेंगे। ये बिल्कुल गलत फॉर्मेशन होगा क्योंकि लड़की का कॉलेज नहीं होता, लड़कियों का कॉलेज होता है। वहां पे कोई एक लड़की की आप बात नहीं करते हैं, जो कॉलेज होगा कई सारी गर्ल्स यानी कि प्लूरल फॉर्म में होगा। तो आप अगर ऐसे लिख रहे हैं तो यानी कि आप गलत लिख रहे हैं। दूसरा एक और, आप ऐसे भी नहीं लिखेंगे कि GIRLS गर्ल्स एपोस्ट्रॉफी s और फिर आप कॉलेज लिखें, तो ये फॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स गलत होगा क्योंकि नियम क्या कह रहा है कि अगर आखिरी लेटर s है तो उसके बाद ऑलवेज आप एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, s का इस्तेमाल नहीं करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। या फिर दूसरा तरीका आपके पास क्या है, ऑफ वाला तरीका, कि आप लिख सकते हैं कॉलेज ऑफ गर्ल्स। ऑलराइट एवरीवन, सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल और लिया हुआ है, बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। तो ध्यान रखिएगा इसमें BOY बॉय s हॉस्टल आप नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि लड़का का हॉस्टल नहीं होता बल्कि लड़कों का हॉस्टल होता है। जो लड़कों हैं वो प्लूरल होगा, बहुवचन होगा। या फिर दूसरा तरीका आप जो यूज कर सकते हैं दैट इज हॉस्टल ऑफ बॉयज भी यहां पे कह सकते हैं। ओके एवरीवन, ये हो गया ऑफ वाला फॉर्मेट। ऐसे जरा ये एग्जांपल देखते हैं, टीचर्स डे। मैंने यहां पे कई सारे अपने कॉलेज में भी बच्चों को मिस्टेक करते हुए देखा है। वो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ना, टीचर एपोस्ट्रॉफी s डे, शिक्षक का दिन। तो शिक्षक का दिन नहीं होता है, वास्तव में शिक्षकों का दिन होता है, यानी कि जो टीचर है वो प्लूरल पहले बनना चाहिए। तो जो रियल फॉर्मेट होगा कुछ ऐसा होगा, टीचर्स। अब चूंकि वर्ड के एंड में s आ गया है
तो इस सिचुएशन में आप केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, आप एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर लिखेंगे डे। ऑलराइट एवरीवन, या फिर आप लिख सकते हैं डे ऑफ टीचर्स। आई होप एवरीवन रूल नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट कहानी यही नहीं रुकेगी, अभी भी बहुत अच्छे अच्छे नियम है। सारे नियम को आप लोग प्लीज बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल आपके वनडे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा किया जाता है, साथ ही साथ स्कूल एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ रूल नंबर 3 क्या कहता है, वी डोंट यूज एपोस्ट्रॉफी एस टू शो पोसेशन ऑफ नॉन लिविंग नाउन्स। इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा कि अगर हम किसी नॉन लिविंग नाउन है और नॉन लिविंग का पोसेशन अधिकार किसी चीज पे दिखा रहे हैं, तो उसमें हम केवल और केवल ऑफ रूल को इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। ये 2 प्रकार के रूल्स को आपको अपने दिमाग में रखना है। ओके, जैसे कि यहां पे देखिए टेबल्स लेग, यानी टेबल के जो लेग, इसे लेग्स कर देते हैं, चूंकि 4 लेग होते हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो टेबल्स लेग्स, तो यहां पे ये जो सेंटेंस है, ये जो आपका पोजीशन है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टेबल जो अधिकार दिखा रहा है वो एक नॉन लिविंग है, और अगर ये नॉन लिविंग है तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, तो इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप केवल और केवल यहां पे ये बोलें टेबल लेग, आपका ये फॉर्मेट बिल्कुल सही होगा। या फिर आपका जो तीसरा फॉर्मेट है ऑफ रूल का, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल्स लेग्स रखिएगा और यहां पे भी लेग्स ऑफ टेबल आप बोल सकती हैं। तो यानी ये जो 2 फॉर्मेट है, ये 2 फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अगर कोई नॉन लिविंग किसी दूसरे नाउन पे, यानी कि अगर वो पोजीशन दिखा रहा है, तब कुछ बेसिक एक्सेप्शंस भी आगे मिलेंगे, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब जरा यहां पे एग्जांपल नंबर 4 देखिए। मैं बोलना चाहूं दीवार की पेंटिंग, तो का के की का अर्थ तो आ ही रहा है, और मैंने अभी आपको बताया कि का के की का जब अर्थ आ रहा हो, यानी पोजीशन अधिकार दिखाया जा रहा हो, तब आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग है, उसके संदर्भ में कोई रिलेशन या पोजीशन दिखाया जा रहा है, तब आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। यानी कि द वॉल्स पेंटिंग, दीवार की पेंटिंग, दीवार नॉन लिविंग है, तो यहां पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो रियल सेंटेंस आपका, रियल जो फ्रेज यहां पे बनना चाहिए, होना चाहिए द वॉल पेंटिंग। ऑलराइट एवरीवन, क्या बोलेंगे? द वॉल पेंटिंग। या फिर दूसरा तरीका जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट शुड बी पेंटिंग ऑफ द वॉल। ऑलराइट एवरीवन, यहां पे हम ऑफ रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, यहां पे अब मैंने 7, 8 और 9 ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं, और ये एग्जाम्पल से आपने पीछे देखा भी होगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से वो 2 फॉर्मेट हैं जो सही हैं और कौन सा फॉर्मेट गलत है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताएं, मुझे एक मैसेज मिलेगा कि वाकई आप अच्छे से पेशेंस के साथ वीडियो को देख रहे हो। एंड स्टूडेंट्स, जो बात मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियो आपको यूजफुल लगे तो आप लोग रिस्पॉन्स जरूर किया करें। ये एक मैसेज मुझे मिलता है कि वाकई हमारे आपके बीच में कनेक्टिविटी है, मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं। चलिए, अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। आपको लग रहा था ना कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पे आ रहे हैं। अब जरा ये देखिए, द नाउन्स दैट एंड विद हिशिंग साउंड। ध्यान आपको यह रखना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में हिशिंग साउंड आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा, वी यूज ओनली एपोस्ट्रॉफी टू शो पोसेशन। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो नाउन होते हैं, उन नाउन्स के एंड में भी हम केवल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि अगर कोई नाउन एस से एंड हो रहा हो तो आप केवल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी के बाद आप एस नहीं लगाते हैं। वही रूल यहां पे भी होगा, बट यहां पे आपको नोटिस ये करना है कि वहां एस नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि एस आए, बल्कि वहां जो साउंड होगा आपको उसे थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन 2-4 वर्ड की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे कि जस्टिस, इसको आप बोलेंगे तो आपको लगेगा शाह हिसिंग साउंड आ रहा है, जस्टिस। तो अब आपको लगेगा कि सर यहां पे तो एस तो आया नहीं है, तो क्या हम एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं? तो जस्टिसेस सेक, न्याय के लिए, तो यहां पे ये बिल्कुल इनकरेक्ट फॉर्मेशन होगा।
क्योंकि यहाँ पे हिसिंग साउंड आ रहा है, और जब हिसिंग साउंड आ रहा है तो आप एपोस्ट्रॉफी के बाद एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? फॉर जस्टिस एपोस्ट्रॉफी सेक, फॉर जस्टिस सेक। ऑलराइट एवरीवन, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है फॉर कॉन्शियस, इसमें भी देखिए हिसिंग साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, बल्कि केवल एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, जैसा कि 4th नंबर में लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग के जो कि वनडे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे देखिए वी डोंट यूज एपोस्ट्रॉफी इन फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये कुछ सेक वाले एग्जाम्पल्स है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है। जैसे कि फॉर ब्रेविटी सेक, यहाँ पे भले ही का के की बहादुरी के लिए, ब्रेविटी के लिए, ओके, या फिर फैशन के लिए, या फिर वेनेसस, ये जो 3 है ध्यान रखिएगा। इनमें जो है वेनेसस में आपको ध्यान क्या रखना है कि वेनेसस में भले ही एस आ रहा है, ये एग्जाम में पूछा गया है, बट इसमें आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ये एक एक्सेप्शन है, इसको दिमाग में रखिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे साथ में इसको ले लिया है। साथ में यहाँ 2 एग्जाम्पल और हैं, ब्रीविटी एंड फैशन। इन दोनों में आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि इन दोनों में ऑलवेज एंड ऑलवेज आप ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि आप किसी भी प्रकार का एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। ये 2 एग्जाम्पल्स को लेने के कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे कारण ये है कि ये एग्जाम में आया चुका है। ब्रेविटी से मतलब एक संक्षिप्त बेसिकली बोलते हैं, नॉट ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब क्या होता है? संक्षिप्त की बात की जा रही है, तो संक्षिप्त के लिए ब्रेविटी सेक। ओके एवरीवन, यहाँ पे आप एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना एपोस्ट्रॉफी ना एस, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। वेनेसस में ध्यान क्या रखना है? एस आ तो रहा है, बट फिर भी आप यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। ओके एवरीवन, ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको अपने दिमाग में रखनी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दोज सिंगुलर प्रॉपर नाउन्स दैट एंड विद एस बट डिनोट्स नेम्स। कई सारे ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो प्रॉपर होते हैं, बट उनके एंड में एस आ रहा होता है, लेकिन वो किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उन सभी के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के नाम कीट्स है, कीट्स एक ये पोएट्री पोएट भी है, तो कीट्स की अगर हम पोएम पढ़ रहे तो हम क्या बोलेंगे? कीट्स पोएम। लेकिन आप यहां देखेंगे एस से भले ही एंड हो रहा हो, बट चूंकि एक प्रॉपर नाउन है तो यहां पे हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही मिस्टर जोहन्स हाउस, तो जोहन्स का जो नाम है उसके एंड में भी एस आ रहा है, बट हमने यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी पार्टिकुलर नाउन यानी किसी प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। ऐसी मानस की बात करें तो मानस के एंड में एस आ रहा है, बट यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस हम लगाएंगे, मानसस बैग। सिमिलरली चार्ल्स एंड डेनिस, ये देखिए कुछ ऐसे नाम है जहां एंड में एस आ रहा है, तो अगर कोई प्रॉपर नाउन है वो नाम को इंडिकेट कर रहा है, तो एंड में अगर एस आ रहा है तो आप एपोस्ट्रॉफी एस वहां पे यूज कर सकते हैं, यानी या कर क्या सकते हैं, बल्कि डेफिनेटली करते हैं। ओके एवरीवन, नेक्स्ट रूल, वी डोंट यूज एपोस्ट्रॉफी एस टू शो रिलेशन और पोजीशन विथ नेम ऑफ कंट्रीज फॉर सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स इनको मैंने लिया हुआ, ये कुछ कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कभी भी आप इंडियाज प्लेयर्स नहीं बोलेंगे कि इंडिया के खिलाड़ी, जैसे ना आप बोलना चाहेंगे सर यहाँ पे का के की का मतलब तो आ रहा है, तो क्या हम इंडियाज प्लेयर्स बोल सकते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस सेंस में आप ऑलवेज बोलेंगे इंडियन प्लेयर्स, ऑलराइट, क्योंकि इंडियन ऑलरेडी यहाँ पे एक वर्ड स्क्रिप्ट बना हुआ है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलियाज टीम, ये भी इनकरेक्ट फॉर्मेशन होगा, यहां पे आप बोलना ऑस्ट्रेलियन टीम, ये आपका सही फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार इंडियाज टूरिस्ट, इंडिया के टूरिस्ट, जी नहीं, ये गलत होगा। यहां पे जो करेक्ट फॉर्मेशन बनेगा वो इंडियन टूरिस्ट। इसको आप एक स्पेशल फॉर्मेशन में आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रूल नंबर 7, देखिए सब बहुत अच्छे एग्जांपल्स मैं लेकर के आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 7 नंबर क्या कहता है? वी मेक possessive of singular time expressing words by apostrophe s, but in plural time expressing words we use only apostrophe। अब देखिए यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो कि टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, समय की बात कर रहा है, अगर वो सिंगुलर है, उसके आगे आ या वन लगा हुआ है,
तो वो बेसिकली सिंगुलर होगा। नाउन चैप्टर जिन्होंने मेरा देखा होगा उस पर ऑलरेडी पहले पार्ट में इस पॉइंट को डिस्कस कर चुका हूं कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, अगर जहां पे समय की बात चल रही हो और अगर वो सिंगुलर है, जिन्होंने नाउन चैप्टर देखा होगा 3 days प्लान, अब 3 days प्लान कि किस प्रकार से आर्टिकल का यूज होता है सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो वही यहां पे एग्जांपल आया हुआ है। तो देखिए लिखा है कि मंथ्स हॉलीडे, बट इसके आगे आ लगा हुआ है 1 महीने की छुट्टी। अब ये सिंगुलर कैसे बना, अगर ये आप जानना चाहते तो आप नाउन सॉरी थोड़ा सा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कफ है, प्लीज डोंट माइंड इट। सो अ मंथ्स हॉलीडे, तो यहां पे आप जो ये आ है ये आ बता रहा है कि ये सिंगुलर फॉर्मेट में है और कैसे है इसको जानने के लिए आप नाउन एंड काइंड्स वाला पार्ट जरूर देखिएगा। तो यहां पे देखिए हमने क्या यूज किया हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस यूज किया हुआ है। वैसे ही अ डेज ट्रिप, एक दिन का ट्रिप, एपोस्ट्रोफी एस का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिंगुलर है। वैसे ही अ वीक्स वैकेशन, आपको लग रहा होगा एक हफ्ते भाई 7 दिन होते, ये तो प्लूरल होना चाहिए बट सिंगुलर क्यों है, प्लीज वीडियो को देखिएगा। अब देखिए, खैर मैं आपको बता दूं अगर यहां पे आप हटा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, तो फिर वीक्स वैकेशन आप कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे कि 3 days प्लान, ये देखिए प्लूरल फॉर्मेट है। अब यहां पे आपको क्या करना है, 3 days, यहां पे आप केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, यहां पे आप कभी भी एपोस्ट्रोफी के बाद एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे ही 5 minutes ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, यहां देखिए 5 minutes प्लूरल है, बहुवचन है, फिर मैंने केवल एपोस्ट्रोफी लगाया फिर ब्रेक लगाया है। लेकिन देखिए इसको एक तरीके से लिखा जा सकता है ऐसे, जब आप सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे कैसे लिखेंगे, आ 3 days प्लान। ये बहुत ध्यान से इस रूल को समझिएगा। यहां देखिए ना तो मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, ये नाउन का वही रूल आ गया जो मैंने डिस्कस किया था, जिन्होंने मेरी वीडियो देखा होगा ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आ 3 days प्लान, जैसे मैंने यहां पे इस फ्रेज के आगे मैंने आ लगा दिया, ये पूरा का पूरा फ्रेज कन्वर्ट हो जाता है सिंगुलर में, अ 3 days प्लान, और यहां पे आप इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, यानी कि आप एपोस्ट्रोफी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसी प्रकार अ 5 minutes ब्रेक, एक 5 मिनट का ब्रेक। ऑल राइट एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको प्लीज अच्छे से दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 8 की। ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला यहां पे ये रूल है। इफ 2 nouns हैव क्लोज्ड रिलेशन, यहां पे क्लोज्ड रिलेशन, अगर 2 नाउन ऐसे जिनका बहुत ही आपसी बहुत ही गहरा संबंध है, एंड एडेड विद एंड, और उनको किससे जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है, देन वी यूज एपोस्ट्रोफी एस, तब हम एपोस्ट्रोफी एस का जो इस्तेमाल करते हैं केवल लास्ट वाले नाउन के साथ करते हैं किसी भी प्रकार का रिलेशन या पोसेशन दिखाने के। आपने कई सारे शॉप, कॉम्प्लेक्स का नाम यहां पे सुना होगा, जिसमें 2 भाई या बाप बेटे या 2 बहुत ही खास फ्रेंड्स मिल करके उसका नाम रखते हैं। तो यहां पे देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, मिस्टर अग्रवाल एंड सन्स कॉम्प्लेक्स। तो जरा यहां पे देखिए भाई, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो किसका है, अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल है, और उनके जो बेटे हैं उनका कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमें जो एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा केवल आखिरी वाले के साथ लगाना पड़ेगा। हम मिस्टर अग्रवाल में भी एपोस्ट्रोफी एस और सन्स में भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है क्योंकि इन दोनों में बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन है, इन्होंने एक साथ मिलकर के अपनी खुद की एक कंपनी सेटअप की जिसका नाम क्या रखा, मिस्टर अग्रवाल और उनके बेटे का वो कंपनी कॉम्प्लेक्स। जरा जैसे ये एग्जांपल देखें, मिस्टर सेठी एंड ब्रदर्स ज्वेलरी शॉप, हम आगे ऐड कर देते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो कई बार मिस्टर सेठी हैं और उनके जो भाई हैं उन्होंने मिलकर एक ज्वेलरी की शॉप खोली और एक साथ बिजनेस को रन करते हैं, यानी कि उनका बहुत क्लोज रिलेशन है। तो यहां पे मिस्टर सेठी, यहां पे एपोस्ट्रोफी एस आप नहीं लगाएंगे, आपके जो आखिरी वाला जो वर्ड होगा वहां पे आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, मिस्टर सेठी एंड ब्रदर्स ज्वेलरी शॉप। ओके एवरीवन, जैसे ये देखिए मैंने जो नीचे लिखा हुआ ये एक गलत फॉर्मेट है, मिस्टर सेठीज एंड ब्रदर्स ज्वेलरी शॉप आप नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पे दोनों में क्लोज रिलेशनशिप की बात की जा रही है। खैर अगर अभी भी थोड़ा सा कम समझ में आया परेशान मत होइए, आगे इसी से रिलेटेड रूल्स हैं, उसको जानने के बाद ये टॉपिक आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जरा यहां देखिए, इफ 2 nouns हैव नॉट क्लोज रिलेशन एंड एडेड विद एंड, और वो क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं, देन वी यूज एपोस्ट्रोफी एस विद बोथ nouns,
तो उस सिचुएशन में हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल दोनों नाउन के साथ करते हैं रिलेशन या पोसेशन दिखाने के लिए। जैसे कि यहां पे देखिए, एक है मिस्टर अग्रवाल और एक है मिस्टर छाबरा, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि रिजेक्ट कर दिए गए। अब आपको पढ़ के लग रहा होगा कि ये दो जन हो गए, इनका कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, इनका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट अपना अलग था, इनका अलग था। बस मुझे ये बताना है कि इनका भी और मिस्टर छाबरा का भी दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो गया। इनके आपसी म्यूचुअल रिलेशन इनका कुछ भी नहीं है। ये दोनों एक कंपनी नहीं रन करते, बल्कि ये दोनों अलग अलग फर्म रन करते हैं और इन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई फॉर्म भरा हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट इनका रिजेक्ट कर दिया गया। तब मैं यहां पे कैसे बोलूंगा, मिस्टर अग्रवाल के साथ भी मैं एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा और मिस्टर छाबरा के साथ भी मैं एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा, क्योंकि दोनों का, मिस्टर अग्रवाल का भी और छाबरा का भी जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट कर दिया गया। आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर वाकई में दोनों की कंपनी एक होती तो मैं बोलता मिस्टर अग्रवाल एंड छाबरास कॉन्ट्रैक्ट, केवल छाबरास के साथ एपोस्ट्रोफी लगाता, मैं अग्रवाल के साथ ना लगाता। मान लीजिए दो दोस्त हैं, मिस्टर अग्रवाल मिस्टर छाबरा, ये मिलकर के एक ही कंपनी रन करते हैं, तब मैं बोला मिस्टर अग्रवाल एंड छाबरास कॉन्ट्रैक्ट। ओके एवरीवन, अब आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे जरा यहां देखिए, मिस्टर धवंस एंड मिस्टर छाबरास कॉम्प्लेक्स आर एट लॉस। ये दो जन हैं, दोनों की कंपनी के बारे में मैंने पता किया कि दोनों का जो कॉम्प्लेक्स है वो घाटे में चल रहा है। तो मैं किसी से बता रहा हूं कि धवन का भी साथ ही साथ छाबरा का भी, दोनों का कॉम्प्लेक्स किसमें है, लॉस में, घाटे में चल रहा है। तो दोनों अलग अलग, ये बात करो, दोनों में किसी प्रकार का क्लोज रिलेशन नहीं है, इसलिए मैं यहां पे दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी पे बेस्ड ये नियम भी है, जरा इसको भी और ध्यान से समझिए। If two nouns have not closed relation, ये दो नाउन ऐसे हैं जिनके बीच में क्लोज रिलेशन नहीं है, and added with and और and से जुड़े हुए हैं, and we want to show joint possession, लेकिन हम उनका joint possession दिखाना चाहते हैं कि उनका अधिकार एक ही है, then we use apostrophe s with the last noun। तब हम जो नाउन यूज करते हैं वो, सॉरी, apostrophe s जो यूज करेंगे वो आखिरी नाउन के साथ यूज करेंगे। लेकिन अगर दोनों का अधिकार हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं, सेपरेट पोजीशन दिखाना चाहते हैं, तब हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे कि जरा यहां बताते हैं हम आपको, राजीव एंड संजीव्स हाउस। तो जरा यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा कंसंट्रेशन के साथ, कि आप देखिए मैंने जो एपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है वो केवल संजीव के साथ लगाया है, राजीव के साथ नहीं लगाया है। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, घर की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि जो राजीव और संजीव हैं, दोनों का कोई एक घर है, उस घर में दोनों का बराबर अधिकार है। हो सकता है उन दोनों ने मिल करके उस घर को खरीदा हो, या फिर हो सकता है वो दोनों भाई भाई हो और दोनों का घर एक ही हो। यानी कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ज्वाइंट जो है पोसेशन है, दोनों का इस घर में क्या है, बराबर से अधिकार है। घर एक ही है, मकान एक ही है और दोनों का इस पे बराबर से हिस्सेदारी है। तब मैं क्या बोलूंगा, राजीव एंड संजीव्स हाउस। इसी प्रकार से मैं क्या बोल सकता हूं, नवीन एंड अजय स्कूल। यहां से आपको और अच्छे से रूल समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दो बच्चे हैं, अब यहां पे क्या, नवीन और अजय दोनों का स्कूल वास्तव में एक ही है, क्लास भले अलग हो या क्लास भी मान लीजिए सेम हो, बट कोई इनका क्लोज रिलेशन नहीं है। लेकिन मैं यहां पे जब दोनों बच्चों का स्कूल एक है तब मैं बोलूंगा नवीन एंड अजय, यानी कि अजय के साथ मैं एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा, मैं नवीन के साथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दोनों बच्चों का जो स्कूल है वो बिल्कुल सेम है, उसी स्कूल में, उसी बिल्डिंग में दोनों बच्चे जाते हैं। आई होप अब आपको रूल और बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जरा यहां देखिए, पहला वाला एग्जांपल, राजीव एंड संजीव्स हाउस, मैंने दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का घर डिफरेंट है, अलग अलग है, और दोनों का अपने अपने घरों पे अलग अलग अधिकार है। यानी कि यहां पे घरों की संख्या कितनी हो गई, एक और दो हो गई है। अब जरा ये एग्जांपल देखिए, नवीन्स एंड अजय स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि मैंने नवीन में भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया है और अजय में भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, इसका मतलब ये है कि नवीन का स्कूल अलग है और अजय का स्कूल बिल्कुल अलग है। दोनों का जो पोसेशन है वो सेपरेट पोसेशन है, डिफरेंट जो है स्कूल में वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं।
आई होप ये रूल अब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरा समझिएगा। सुमित एंड रंजीत वाइफ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, सुमित की पत्नी और रंजीत की पत्नी अलग अलग होंगी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है भाई, सुमित की पत्नी और रंजीत की पत्नी एक तो हो नहीं सकती हैं। अगर खैर अगर आपने केवल क्या किया कि सुमित के साथ अगर आपने एस हटा दिया तो सोचिए आप कितना बड़ा घोटाला कर देंगे, कितना बड़ा आप स्कैम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सुमित और रंजीत दोनों की वाइफ भाई अलग अलग है। तो आप क्या बोलेंगे, सुमित एंड रंजीत वाइफ हैव कम, कुछ ऐसा सेंटेंस मान लीजिए आप बनाती, तो वहां पे आप केवल दोनों के साथ यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, किसी एक के साथ नहीं लगाएंगे। अच्छा एक एग्जांपल और इस बात को समझने के लिए, चलो यहां देखिए आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी कि जो द्रौपदी थी वो पांडवों की पत्नी थी। पांडवों में कौन कौन आते थे, अर्जुन और भीम भी आते थे। लेकिन जरा अगर अर्जुन और भीम की बात की जाए, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में दिया भी गया है, तो इनके सेंस में आप क्या लिखेंगे, तो यहां पे आप लिखेंगे अर्जुन एंड भीम्स वाइफ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आप अर्जुन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि जो पत्नी अर्जुन की थी वही पत्नी भीम की थी। महाभारत में आपने द्रौपदी के बारे में पांचाली के नाम से भी जिनको जाना जाता है, आपने आई होप सुना होगा, नहीं सुना तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जो महाभारत में जो अर्जुन और भीम थी, इनकी जो पत्नियां थी वो एक ही थी, तो इसलिए मैंने केवल भीम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, मैंने अर्जुन के साथ नहीं लगाया। अगर मैं अर्जुन के साथ भी लगा दूंगा तो यहां पे इसका मतलब हो जाएगा कि अर्जुन की पत्नी अलग है और भीम की पत्नी अलग है। बट महाभारत की स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि भीम और अर्जुन दोनों की पत्नी एक थी। परंतु हाँ, मान लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में अभी की बात की जाए, कोई 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम अर्जुन और भीम है, तब अगर मैं बोलूंगा अर्जुन एंड भीम्स वाइफ में बोलूंगा। अगर आज के टाइम पे किसी अर्जुन या किसी भीम की मैं बात करूं तब। ओके चलिए अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड नाउन्स टेक अपॉस्ट्रोफी एस विद लास्ट टर्म टू शो पोसेशन और रिलेशन। जैसे कि फादर इन लॉ हो गया, तो फादर इन लॉ की अगर कंपनी है तो फादर्स इन लॉ नहीं बोलेंगे, आप जो आखिरी वर्ड होगा वहां पे आप अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। सो फादर इन लॉस कंपनी, ओके एवरीवन, फादर्स इन लॉ गलत हो जाएगा। ऐसे ही सौतेली मां का प्यार, तो स्टेप्स मदर नहीं, स्टेप मदर्स लव, ओके एवरीवन, बहुत इजी से रूल है, आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ब्रदर इन लॉज रूम, ब्रदर इन लॉ का कमरा, आप ब्रदर्स इन लॉ रूम नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। जो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा वो आखिरी वर्ड के साथ लगेगा। ओके नाउ रूल नंबर 12, ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, तो प्लीज इस नियम को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि इफ पॉसेसिव केस हैज बीन यूज्ड बिफोर देन, कई बार हम आपने देखा होगा देन का यूज हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं, और कहीं पर अगर देन का यूज किया गया है और देन के पहले अगर किसी पॉसेसिव केस का इस्तेमाल किया गया है, तब आपको ध्यान ये रखना है पॉसेसिव केस के जो बाद जो नाउन यूज होगा वहां पे भी आप पोसेसिव केस यूज करेंगे। सो पोसेसिव केस विल बी यूज्ड आफ्टर देन टू शो करेक्ट पोसेशन, सही पोसेशन दिखाने के लिए आप उसके बाद भी पोसेसिव केस यूज करेंगे। जैसे कि जरा ये एग्जांपल पढ़िए और देखिए क्या ये सही है। सॉरी, रोहित्स हाउस, तो मैंने क्या बोला, रोहित का घर बेटर है, अच्छा है देन मोहित। तो अगर यहां पे आप क्या बोल देते हैं मोहित, तो देखिए गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आप रोहित का घर अच्छा है, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है रोहित का घर अच्छा है मोहित से, आप ये बोलना चाहते हैं, तो कहने का मतलब है आप मोहित से तुलना नहीं कर रहे हैं, वास्तव में आप तुलना कर रहे हैं मोहित के घर से। जो रोहित का घर है और मोहित का घर है, उन दोनों में जो बेटर घर है, जो अच्छा घर है, वो किसका ज्यादा अच्छा घर है, वो रोहित का घर ज्यादा अच्छा है। तो आप घरों की तुलना कर रहे हैं, तो अगर आपने केवल यहां मोहित कर दिया तो मोहित का मतलब ये हो जाएगा कि आप रोहित के घर की तुलना केवल मोहित से कर रहे हैं, ये अर्थ निकलेगा, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमेशा सेम ऑब्जेक्ट की तुलना होती है इंसान का इंसान से और ह्यूमन बीइंग और ऑब्जेक्ट का आर्टिकल्स का आर्टिकल से। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, रोहित्स हाउस इज बेटर देन मोहित्स। जब आप यहां पे मोहित्स लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है मोहित के घर से, तो रोहित का घर मोहित के घर से ज्यादा अच्छा है। ओके एवरीवन, तो यहां पे रोहित्स
हाउस इज बेटर देन मोहित। ओके एवरीवन। अब जरा अगला सेंटेंस लेते हैं। हिज हैंड राइटिंग इज बेटर देन योर। हिज हैंड राइटिंग, देखिए हिज एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पीछे मैंने आपको बताया हुआ है, यानी पॉसेसिव केस का देखिए यूज किया गया है। उसकी राइटिंग अच्छी है किसकी तुलना में? योर की तुलना में। बट ध्यान से देखिए, योर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि योर एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद ऑलवेज क्या आता है? नाउन आता है। तो योर कभी अकेले आ ही नहीं सकता, तो ये यहां पे मिस्टेक हो गई है। या तो इसको आप कैसे लिखिए कि हिज राइटिंग इज बेटर देन योर राइटिंग, योर हैंड राइटिंग। हम क्या लिखें? ये लिखें। बट ये भी एक करेक्ट आइडल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वास्तव में हमें क्या करना है? यहां पर हमें पॉसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है कि हिज हैंड राइटिंग इज बेटर देन योर्स। योर्स मतलब तुम्हारे हैंड राइटिंग, इसका मतलब ये आएगा। और योर्स आपको पता ही होगा कि ये एक पॉसेसिव प्रोनाउन है, इसके आगे आपको नाउन यूज करने की आवश्यकता नहीं। तो आप कभी भी योर नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? योर्स लगाएंगे। देन लगा हुआ है, और देन के बाद आप हमेशा किसका यूज करेंगे? पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, अगर फॉर्मेट कुछ ऐसा बन रहा है। ओके, अब जरा एक एग्जांपल और देखते हैं। राहुल्स फादर, देखिए राहुल्स फादर यानी कि यहां पे किसका यूज किया गया है? पॉसेसिव केस का यूज किया गया है, यानी कि राहुल के पिताजी इज मोर हैंडसम, ज्यादा हैंडसम है, देन राजू, राजू के तुलना में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो यह सेंटेंस वैसे सही है। किस भाव में? जरा दोनों का भाव बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप तुलना दो लोगों की कर रहे हैं, एक व्यक्ति है कौन? राजू, और एक व्यक्ति कौन है? राहुल के पिताजी। अगर आप राहुल के पिताजी, मान लीजिए ये राहुल के पिताजी हैं और ये कौन है? ये राजू है। आप केवल इनकी तुलना कर रहे हैं, तब आप बोल सकते हैं भाई राहुल के पिताजी ज्यादा हैंडसम है राजू के तुलना में। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि राजू के जो पिताजी हैं और राहुल के जो पिताजी हैं, अब आप उनकी तुलना कर रहे हैं, अब राजू की नहीं बल्कि राजू के पिता की तुलना कर रहे हैं। तो अगर आप राजू की और राहुल के पापा की तुलना कर रहे हैं, उस सेंस में यह सेंटेंस सही है। परंतु वाक्य को देख के शायद ऐसा लग रहा है कि यहां पर आपकी तुलना किससे करना चाहते हैं? राहुल के पापा की तुलना आप राजू के पापा के साथ करना चाहते हैं, राजू के फादर के साथ करना चाहती हैं। तो उस सिचुएशन में यहां पे चूंकि पॉसेसिव केस यूज हुआ है, तो यहां पे आप पोजीशन दिखाने के लिए आप राजू यानी एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही आप एपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि राहुल के पापा ज्यादा हैंडसम है राजू के पापा की तुलना में। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जरा ये रूल समझिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एसएससी, बैंक, पीओ वगैरह में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि अगर कहीं पे आप नॉन लिविंग जो है उसका अगर पोजीशन दिखाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप ऑलवेज ऑफ का यूज करते हैं, आप एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे जरा लास्ट वाला एग्जांपल आप पढ़ेंगे तो यहां पे क्या बात किया जा रहा है? क्लाइमेट ऑफ मनाली, मनाली के क्लाइमेट की बात की जा रही है। क्लाइमेट एक नॉन लिविंग सेंस में यूज हो रहा है, और यहां पे आपने किसका यूज किया है? ऑफ का यूज किया पोजीशन दिखाने के लिए। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब कभी भी आप अगर ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं पोजीशन दिखाने के लिए, देन से पहले, किसके पहले? देन के पहले, तो आपको ये याद रखना है कि देन के बाद ऑलवेज आपको दैट ऑफ का इस्तेमाल करना है अधिकार या पोजीशन को दिखाने के लिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पे द क्लाइमेट ऑफ मनाली इज बेटर देन जम्मू, जो ये लिखा हुआ है ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहां पे हमने जो रूल यूज किया है वो ऑफ रूल यूज किया है, यानी कि जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो दैट ऑफ जम्मू होगा। द क्लाइमेट ऑफ मनाली इज बेटर देन दैट ऑफ जम्मू। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके स्टार लगा के इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 12 की। इफ पोसेसिव केस हैज बीन यूज्ड बिफोर देन, देन के पहले पोसेसिव केस का इस्तेमाल किया गया है, देन पोसेसिव केस विल बी यूज्ड आफ्टर देन टू शो करेक्ट पोजीशन टू कंपेयर नाउ। वही बात है, बट जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहां पे मैंने यूज किया था, आपको बताया था कि रोहित्स हाउस इज बेटर देन मोहित। यहां पे ये गलत क्यों था, जरा ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे गलत इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हम रोहित के घर की तुलना कर रहे थे, तो रोहित के घर की तुलना मोहित के घर से ही करेंगे ना, मोहित से तो करेंगे नहीं। तो यहां जरा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए गलत हो गया है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे देखिए ये वाले सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो इसका मतलब ये बन जाता है कि ये जो मोहित है एपोस्ट्रोफी एस लगते ही ये देगा मोहित का घर, तो मोहित का घर और ये हो गया रोहित का घर। तो रोहित का घर अच्छा, मोहित के घर की तुलना में, यही बात हम पीछे कर रहे थे। बट ये बात जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, यहां पे देखिए दोनों सेंटेंस सही है कि रोहित्स ब्रदर बेटर देन मोहित। देखिए हमने जो पीछे फादर वाला एग्जांपल यूज किया था, बिल्कुल वही बात यहां पे की गई है। इसको मैंने इसलिए अलग से लिख लिया था क्योंकि यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं रोहित्स ब्रदर बेटर देन मोहित, तो यहां पे मैं तुलना किसकी कर रहा हूं, मैं रोहित की भाई की तुलना, यानी एक कौन है, रोहित का भाई है, और दूसरा जो व्यक्ति जिसकी मैं तुलना कर रहा हूं वो कौन है, मोहित। अगर मैं रोहित के भाई की तुलना और मोहित की तुलना कर रहा हूं तो उस सेंस के हिसाब से ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहां तुलना किससे की जा रही है, मोहित से की जा रही है। लेकिन आप वास्तव में तुलना मोहित के भाई से ही कर रहे थे, रोहित के भाई से और मोहित के भाई से, बट आपने केवल मोहित लिख दिया, तब आपका वाक्य गलत हो जाएगा। वहां पे आपको क्या बोलना है, रोहित्स ब्रदर इज, यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की गई, तो रोहित्स ब्रदर इज बेटर देन मोहित्स। तो मोहित्स का मतलब क्या होता है, मोहित के भाई से आप तुलना कर रहे हैं। आई होप ज्यादा मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब जरा दो इंपॉर्टेंट रूल और बचे हुए हैं। वैसे स्टूडेंट्स अभी और भी कई सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बट अभी मैं ऑलमोस्ट 14 रूल्स पॉसेसिव केस के मैंने यहां पे कवर किए हुए हैं। अब इस पे मैं आपका एक अच्छा सा रिस्पांस चाहूंगा। अगर आपका रिस्पांस और बेहतर मिलता है तो आगे और भी जो कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो और एडवांस लेवल के हैं, मैं उनको भी आपके लिए एक क्लास बना करके कवर कर दूंगा। ओके, चलिए सो रूल नंबर हम 13 की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, नहीं जानते हैं तो परेशान मत होइए। नाउन के बाद जो मेरा टॉपिक आएगा प्रोनाउन ही आएगा, उस पर भी डिटेल में टॉपिक आपको देने वाला हूं। जैसे कि उसमें देखिए दो प्रकार के आपको प्रोनाउन मिलते हैं, एक होगा जो किसी न किसी नॉन लिविंग को रिफर करेगा और एक किसी न किसी लिविंग बींग्स को रिफर करेगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में जैसे कि एवरीबडी आपको देखने से ही लग रहा है ये किसी इंसान की बात कर रहा है, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, ये सब किसी इंसान की बात कर रहे हैं। तो याद रखिए कि जब कभी इंसान यानी इन सब इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात हो, टेक एपोस्ट्रोफी एस टू शो पोसेशन। ये सब पोसेशन दिखाने के लिए हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लेते हैं अपने साथ। लेकिन वहीं अगर एवरीथिंग, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है, पर देखिए एवरीथिंग, थिंग मतलब वस्तु होता है, आपको लग गया होगा यहां पे किसी नॉन लिविंग की बात हो रही होगी, किसी सिनेरियो की बात हो रही होगी। सो एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये जो भी यहां पे आपको ये दिख रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा ये कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लेते हैं, बल्कि इनके साथ हम ऑलवेज ऑफ लगाते हैं। साथ ही साथ कुछ और यहां पे हैं, ऑल, बोथ, इनको चाहे नोट्स बना के आप अलग से लिख लीजिएगा, मेनी, ईच, आइदर, नाइदर, या कुछ लोग इसे नीदर भी बोलते हैं। ये चूंकि ये किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बता रहे, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको मैं गोला करके समझा रहा हूं कि इनको आप अलग से लिख लीजिएगा, क्योंकि ऊपर मैंने क्या बोला कि ये सब लिविंग बींग्स हैं। लिविंग बींग्स में आप ऑलवेज एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, ऑल भी लिविंग बींग्स को रिफर करता है। तो ऑल, बोथ, मेनी, ईच, आइदर, नाइदर, ध्यान रखिएगा तो ये जो 4-5 आपके ये प्रोनाउंस हैं, ये भी कभी भी एपोस्ट्रोफी एस अपने साथ नहीं लेते हैं, बल्कि क्या यूज करते हैं ये लोग अपने साथ, ऑफ लेते हैं पोसेशन दिखाने के। ओके एवरीवन, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई हैव टेकन समवन्स पेन। आप ये नहीं बोलेंगे आई हैव टेकन पेन ऑफ समवन, ये गलत हो जाएगा। आप यहां पे क्या बोलेंगे, आई हैव टेकन समवन्स पेन। तो यहां पे देखिए का, के, की का मतलब आ रहा है कि मैंने किसी का पेन लिया हुआ है। उसी प्रकार की से अगर मुझे बोलना है एवरीबडीज ड्यूटी, सबकी ड्यूटी है टू क्लीन द सोसाइटी, की सोसाइटी को अपने आसपास साफ रखिए। यहां मैंने एपोस्ट्रोफी, ड्यूटी ऑफ एवरीबडी कभी भी नहीं होगा। अब लेकिन देखिए यहां पे क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग, मैं यहां पे एवरीथिंग यूज कर रहा हूं, तो मैं कभी भी से एवरीथिंग्स क्वालिटी नहीं बोलूंगा।
क्योंकि एवरीथिंग कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस बच्चा नहीं लेता है। सो क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग इज बेस्ट इन माय शॉप। उसी प्रकार ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, फिर से एवरीथिंग आ गया, तो कभी भी आप एवरीथिंग्स ब्यूटी नहीं बोलेंगे। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्परेरी। उसी प्रकार अब देखिए यहां ईच मैंने लिया हुआ है, सो द सक्सेस ऑफ ईच, सब लोगों की सफलता, इसको मैं कभी भी ईच सक्सेस में नहीं बोलूंगा, ये गलत फॉर्मेट हो जाएगा। इज इंपॉर्टेंट टू मी, आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार बिहेवियर ऑफ बोथ, दोनों लोग का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो मैं यहां पे बोथ्स बिहेवियर अगर मैं बोलता हूं, ये एग्जाम में आता है तो वो गलत हो जाएगा। सो प्लीज कीप दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड। चलिए आज के लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, और इससे पहले ये पॉइंट मैं डिस्कस करूं, प्लीज हिट दैट लाइक बटन एज वेल, और इसके बाद आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि पूरा सेशन आप लोगों को कैसा लगा। नाउ वी डोंट, और यस इसके बाद जो पार्ट होगा वो हमारा होगा नाउन नंबर का। वी डू नॉट मेक possessive of two continued nouns by using apostrophe s, instead we use of to show possession। अब जरा देखिए यहां पे कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी दो लगातार नाउन आ रहे हैं, तो दो लगातार नाउन में हम दोनों में apostrophe s नहीं लगा सकते। जैसे कि यहां कहा क्या जा रहा है, राहुल के भाई का दोस्त, तो वास्तव में यहां पे तीन तीन अधिकार दिखाए जा रहे हैं, मतलब दो। एक तो राहुल का भाई, अगर केवल राहुल के भाई की बात होती तो सही होता कि राहुल्स ब्रदर इज गोइंग टू इलाहाबाद, राहुल्स ब्रदर हैज बीन सेटल्ड इन नोएडा। लेकिन दिक्कत क्या है, राहुल के भाई के दोस्त की बात हो रही है, तो दो नाउन है और दोनों में अपॉस्ट्रोफी हम नहीं लगाएंगे, ये इनकरेक्ट फॉर्मेट हो जाएगा। और ये वनडे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे जरा इसका करेक्ट फॉर्मेट देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट फॉर्मेट होगा, द फ्रेंड ऑफ राहुल्स ब्रदर, इस आगे जो भी हमें बोलना होगा आगे हम सेंटेंस बना लेंगे। ओके एवरीवन, तो करेक्ट फॉर्मेट क्या हो जाएगा, द फ्रेंड्स ऑफ राहुल, मान लीजिए यहां पे फ्रेंड्स है, प्लूरल है, सो द फ्रेंड्स ऑफ राहुल्स ब्रदर हैव कम, राहुल के भाई के दोस्त आ चुके हैं। मान लीजिए अगर हमें यह सेंटेंस बनाना था तो कुछ हम ऐसे लिखते, यानी कि हम ऑफ का इस्तेमाल करते। उसी प्रकार जरा ये एग्जांपल देखिए, आदित्याज स्कूल फ्रेंड्स, आदित्य के स्कूल के दोस्त, तो फिर देखिए वही कहानी होगी, यहां पे दो नाउन है, दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। रियल फॉर्मेट क्या होगा, द फ्रेंड्स ऑफ आदित्याज स्कूल ऑलराइट आर प्लेइंग ऑन द फील्ड। ऐसा अगर सेंटेंस हम बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। क्लियर है एवरीवन, यानी कि हम किसका यूज करेंगे, ऑफ रूल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो कुछ वो इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो अधिकतर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट इसमें भी कई सारे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस रूल्स बचे हुए हैं जो कि आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको बेहतर रिस्पांस मिलता है तो अगले वीडियो में उन सारे पॉइंट्स को भी कवर करूंगा। चलिए खैर, आज की बात आज से इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिनिश करते हैं। जल्दी मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।